Hello students, today we are going to talk about lifespan psychology, and in that we are going to discuss development during adolescence. Adolescence means teenage, or you can say whenever puberty is attained and till the end of teen years is considered to be adolescent age. हिंदी में कहें तो किशोरावस्था. So we are going to cover this lecture into 4 parts. They are right in front of you on your screen. First is physical changes, second is cognitive changes, third is identity, self-concept, self-esteem, peers. The fourth one is challenges and issues in adolescent development. So we'll take the first part first, which is physical changes. And in physical changes first we will discuss the external changes. जो बाहरी बदलाव क्या आते हैं बच्चे में, हम वो डिस्कस करेंगे. आप अगर चार्ट देखें जो आपके सामने है, इसमें टिल अबाउट द एज ऑफ 12 years देयर इज नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट. लेकिन 13 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि गर्ल्स की हाइट और वेट कंपेयर टू बॉयज जो है ज़्यादा हो रही है, काफ़ी डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया है. ऐसा इसलिए होता है कि व्हेन द बॉय और गर्ल बोथ व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी देयर इज ए ग्रोथ स्पर्ट. जब वो प्यूबर्टी को प्राप्त होते हैं तो उनकी जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, हाइट की भी, वेट की भी और इंटरनल भी. सो गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी अबाउट ए ईयर और ईयर एंड ए हाफ बिफोर बॉयज़. But boys attain puberty slightly later than girls, which is about year or year and a half later. इसीलिए अगर आप चार्ट में देखेंगे, from the age of about 15 onwards, 15 साल की एज के बाद अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ की हाइट और वेट जो है कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा होता चला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा लेट प्यूबर्टी अटेन करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स. सो एक तो ये हाइट और वेट के फिजिकल चेंजेस एक्सटर्नल दिखाई देते हैं. दूसरा, बॉयज़ के केस में क्या होगा, मुस्टैचेस यानी कि मूछें आती हैं, बियर्ड दाढ़ी आती है, वॉइस क्रैक होके हैवी हो जाती है पहले के मुकाबले. फिर बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं. प्यूबिक हेयर का मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके अराउंड जो हेयर है, दोज आर प्यूबिक हेयर, वो आने लग जाते हैं. ये सब एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं. इवन कुछ समय के लिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो सकता है जो बॉयज़ के निपल्स हैं वो थोड़ा सा उसमें हार्डनेस आ जाए, गांठ टाइप की पड़ जाए. वो अपने आप फिर धीरे धीरे चली भी जाती है. कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता है. पॉसिबल है कि हो, पॉसिबल है कि ना हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. गर्ल्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जो दिखाई देने वाली हैं वो है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो उनके स्तनों का विकास होता है. दूसरा, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, जो कूल्हे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ा चौड़े हो जाते हैं. ये एक्सटर्नल चेंजेस हैं. इंटरनल जो है वो भी हो रहे होते हैं, वो बॉयज़ में अलग हो रहे होते हैं, गर्ल्स में अलग हो रहे होते हैं. वो क्या हो रहे थे वो देखते हैं. सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे. सो मेल्स के साथ में क्या हो रहा होता है, जो टेस्टिकल्स हैं, जिसे हिंदी में अंडकोश कहते हैं, जो टेस्टिकल्स हैं एक तो वो एनलार्ज होते हैं, बड़े होते हैं. दूसरा, उनमें जो है स्पर्म बनना शुरू हो जाता है टेस्टिकल्स में. तीसरी चीज़ जो है, जिस स्किन के थैली में जो टेस्टिकल्स रहते हैं उसको स्क्रॉटम कहते हैं. तो जो स्क्रॉटम है, एक तो उसकी स्किन थोड़ा सा पतली हो जाती है पहले के मुकाबले, और रेडनिंग भी हो जाती है, लालपन सा स्किन में आ जाता है हल्का सा. और ये टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए कुदरती जो है वो बॉडी के बाहर रहते हैं.
और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेस्टिकल्स हैं कभी भी, जैसा डायग्राम में दिखाया है, एक लाइन में ऐसे नहीं होते हैं कभी भी। ये तो समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया गया है। टेस्टिकल्स हमेशा जो है एक अप होगा एक डाउन होगा। उसका रीज़न ये है कि आपस में टकरा के ये एक दूसरे को चोट ना पहुंचाएं। और टेस्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव करते हैं इसलिए ताकि वो जो है उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहे। बॉडी के मुकाबले मैंने आपको बताया कि कम रहना चाहिए, तभी स्पर्म जिंदा रहेंगे। तो इसलिए वो मूवमेंट अंदर हो रही होती टेस्टिकल्स की। तो टेस्टिकल का अप या डाउन होना, एक टेस्टिकल का अप एक का डाउन, कोई सा भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल बात है। तो ये अगर बच्चों को नहीं बताया जाएगा तो कई बार वो इसको बीमारी समझ लेते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है कि जब वो स्पर्म बनने लग जाते हैं तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि इधर एक सेमाइनल वेसिकल है। तो इधर जो है सेमाइनल फ्लूइड बनता है। सीमेन के साथ में जो फ्लूइड आता है उसे सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो इधर से स्पर्म जो है आएगा, इधर से सेमाइनल फ्लूइड आके और इस ट्यूब से यहाँ से डिस्चार्ज होगा, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा के थ्रू वो डिस्चार्ज होता है वंस द चाइल्ड अटेन्स प्यूबर्टी। तो अगर सीमन जो है इधर इकट्ठा होता रहे, स्पर्म बनता रहे, तो एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि वो ऑटोमेटिक जो है नाइट में कभी भी सोते में वो डिस्चार्ज हो सकता है, जिसे इंग्लिश में जो है वेट ड्रीम कहते हैं और हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये भी चीज़ बच्चों को बताने की है, नहीं तो कई बार बच्चे जो है इसी चीज़ को सोच लेते हैं मुझे तो कोई बीमारी होगी, पता नहीं क्या डिस्चार्ज हो रहा है। ये लड़कों के लिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर कोई मस्टरबेशन नहीं कर रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा है तो वेट ड्रीम्स होना एक नॉर्मल बात है। वो ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, किसी का 15 दिन में हो, किसी का 20 दिन में हो, डिपेंड करता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो नेचुरल डिस्चार्ज वो होगा ही होगा। तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। फिर जो पेनिस है वो जब इरेक्ट होता है तो या तो लेफ्ट में स्लाइटली होगा या स्लाइटली राइट में होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ अगेन ए नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर बच्चे को नहीं बताया जाएगा तो वो इसको कोई प्रॉब्लम समझ सकता है। ऐसे कई जो है मैंने काउंसलिंग किए हैं बच्चों के, जिनको अपने इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होने से वो ये सोचते थे कि उनको जो है कोई प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल बात है। सो इरेक्शन होने में पेनिस लेफ्ट है या राइट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। और भी जो है मेल्स को जो है एक मिथ होता है कि पेनिस साइज़ के बारे में कि उनका जो है छोटा है कि बड़ा है। जितना नॉर्मल इंटरकोर्स के लिए चाहिए होता है वो एटलीस्ट 99% लोगों में तो होता ही है। एक्सेप्शनल केस ही होते हैं जो बहुत छोटा हो कोई ऐसा। तो एनीथिंग 2.5 इंच एंड अबव, मैं इरेक्शन स्टेट की बात कर रहा हूँ, 2.5 इंच का भी अगर इरेक्शन के बाद में किसी का पेनिस साइज है तो वो नॉर्मल है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कैपेबल है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। और नॉर्मली इस 99% लोगों का इससे ज़्यादा ही होता है। नाउ वी विल कम टू द फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। सो फीमेल में क्या हो रहा होता है, एक तो ओवरीज डेवलप हो जाती हैं। 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। सो ओवरी में जो ओवम बनता है जिसे हम एग भी कहते हैं, तो वो जो ऑल्टरनेट ओवरीज का यूज होता है हर मंथ में। एक महीने में अगर लेफ्ट ओवरी में ओवम बना है तो दूसरे महीने राइट ओवरी में बनेगा, ऐसे ऑल्टरनेट होता रहता है। और एग बन के जो है ओवरी में से निकल के फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस में आता है। ओवरी के से जो ट्यूब निकल के यूटेरस में जा रही है इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, दोनों तरफ एक एक होती है, यूटेरस एक ही होता है। सो व्हेन द एग कम्स टू यूटेरस इट टेक्स अबाउट 5 to 7 days to come to uterus after being produced in ovary. So when the egg is here in uterus, at that time अगर स्पर्म यहाँ पे आता है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी।
और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली जो है, जो यहाँ पे एग था, जो कि यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो यूटेरस में एक एंडोमेट्रियम वॉल होती है, उसके साथ में चिपका रहता है ओवम। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो ओवम जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर वो प्रेगनेंसी नहीं जब होगी तो वो यहाँ से यूटेरस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ में ब्लड बन के माहवारी के रूप में बाहर आ जाएगा। और अगर वो उस टाइम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए अगर स्पर्म यहाँ पे पहुँच गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो फीमेल के केस में जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इंडिकेशन है कि द चाइल्ड हैज अटेन्ड प्यूबर्टी। एंड इन द केस ऑफ men, the discharge of semen with sperm is the indication of attaining puberty. Now next we will come to cognitive changes. Cognitive changes जो है वो हम 3 parts में पढ़ेंगे, which are early adolescent, middle adolescence, late adolescence. सो अर्ली एडोलेसेंस में स्टार्टिंग मानते हैं जब प्यूबर्टी अटेन हो गई, यानी कि फीमेल के केस में जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तब से स्टार्ट हो जाएगी until अबाउट द एज ऑफ 12 ईयर्स। बॉयज़ के केस में जब भी स्पर्म बनना स्टार्ट हो गए से लेके अबाउट 12 ईयर्स, ये अर्ली एडोलेसेंस हो गया। मिडिल एडोलेसेंस 12 to 16 ईयर्स एंड लेट एडोलेसेंस इज 16 to अबाउट 19 ईयर्स। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अर्ली एडोलेसेंस देखते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में क्या होता है कि जो बच्चा है वो लॉजिकल ऑपरेशन जो है फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करने लग जाता है स्कूल में। इस एज में बच्चा रफली 5th-6th क्लास में तो आ ही जाता है। तो जो स्कूल के काम है उसमें उसको फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए वो उसका डेवलप होने लग जाता है तब तक, और जो ब्रेन भी डेवलप हो चुका होता है तब तक। नाउ द चाइल्ड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, कि जो भी उसको बुलाता है मैं क्यों करूं, ये कौन होता है कहने वाला, या सोसाइटी के भी जो स्टैंडर्ड है कि सबको ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नहीं करूं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह इस टाइप से। देन दे ऑल्सो स्टार्ट हैविंग देयर ओन व्यूज एंड दे ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देम। खाली विचार ही नहीं होते उनके अपने, उनको व्यक्त भी करते हैं, जैसे कि कौन सा जो है गेम खेलना चाहिए, या किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, या पेरेंट्स को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, इस टाइप की बातें बच्चे करने लग जाते हैं। देन कम्स मिडिल एडोलेसेंस। मिडिल एडोलेसेंस में क्या हो रहा होता है, वही पिछली स्टेज में जैसे क्वेश्चनिंग थी अर्ली एडोलेसेंस में, वो और एनालिसिस अभी भी हो रहा होता है, पर अब थोड़ा और ज़्यादा गहराई में हो रहा होता है, क्योंकि ब्रेन उसका और डेवलप हो रहा होता है ना, नई नई चीज़ें और उसको एक्सपोजर हो रही होती है, नई नई चीज़ें और सीख रहा होता है। सो द क्वेश्चनिंग एंड एनालिसिस बिकम्स मोर एक्सटेंसिव। देन दे ऑल्सो स्टार्ट हैविंग देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स। क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला वो खुद करने लग जाते हैं कि ऐसा सही है और ऐसा गलत है। केवल जो बताया वो नहीं मानेंगे, वो तो मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि मानते नहीं, लेकिन अपने भी उनके आइडियाज होने लग जाते हैं। देन दे ऑल्सो स्टार्ट अबाउट थिंकिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कि क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है, और अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी कि मैं कौन हूँ, ये भी उनके दिमाग में विचार आने लग जाता है। और वो सिस्टमेटिकली जो है सोचना उनका शुरू हो जाता है, फ्यूचर के जो पॉसिबल फ्यूचर के गोल्स हैं कि भविष्य में उनको क्या क्या जो है लक्ष्य हासिल करने हैं, इसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं। और उनकी अपनी प्लानिंग भी होती है, और प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म भी होने लग जाती है। और ये जो उनके जो सिस्टमेटिकली और लॉजिकली जो सोचने का जो तरीका है, उसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप्स है उस पर भी इम्पैक्ट आता है। देन लेट एडोलेसेंस में जो है वो जो ग्लोबल लेवल पे जो है सोचना शुरू कर देता है बच्चा, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जस्टिस है, और पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में वो सोचने लग जाता है। और
उसका व्यू जो है बड़ा आइडियलिस्टिक होता है। आइडियलिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं बस सही है, ये गलत है। आदर्शवादी जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत आदर्शवादी टाइप का उनके व्यूज़ होते हैं इस एज में। या तो चीज़ सही है या गलत है, और सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में उनकी ओपिनियन होगी हर टॉपिक के बारे में। जानकारी कितनी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी राय ज़रूर होगी। फिर वो बहुत डिबेटिंग और डिस्कशन काफ़ी जो है करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो चुका है ना, लॉजिक उनके अच्छे आने लग जाते हैं, प्लस उनको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही होती है दुनिया के बारे में। और जो उनके विचार नहीं मानते हैं इस एज में, वो उसको विरोधी मानने लग जाते हैं। और लेट एडोलेसेंट एज में आते आते जो है वो अपने कैरियर डिसीजंस के बारे में सोचने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि भविष्य में जो है उनका सोसाइटी में क्या रोल होगा। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे की थ्योरी है, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। इसे जॉन पियाजे ने बनाया था, जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये जीन नहीं है, जॉन है, फ्रेंच नेम है। तो जॉन पियाजे ने जो बनाया था उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि इन्फेंसी से 2 इयर्स तक में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 इयर्स टू 7 इयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में जो या अर्ली एडोलेसेंट एज तक होता है। और फिर लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो पहले की 3 स्टेजेस है ये अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ, उसमें आप देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है, जो कि एडोलेसेंस की हम पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रॉम अटेनिंग प्यूबर्टी टिल लेट टीन्स, वहाँ तक की जो है हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। बाकी का मैं पहले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, ये जैसा मैंने बताया कि फ्रॉम द एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी टिल 19 ईयर्स के बीच में माना जाता है कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। तो अब वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग उनके लिए पॉसिबल हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होने से ऐसा होना चाहिए। ऐसे चीज़ें सामने नहीं है, लेकिन मेंटली दे कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स। इसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि अगर एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है, तो फिर जो एक्सरसाइज करता है उसको बीमार नहीं होना चाहिए। सो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इस टाइप की चीज़ें उनके दिमाग में आने लग जाती हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ह्यूमैनिटी है, इस टाइप की बातों को वो डिस्कस करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। और मेटा कॉग्निशन भी उनका इम्प्रूव होता है। मेटा कॉग्निशन का मतलब समझिए, कहीं पे भी जो मेटा वर्ड आ जाए तो उसके बाद वाला वर्ड ऑफ, फिर वही वाला वर्ड दोबारा। जैसे मेटा कॉग्निशन का मतलब है कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन, मेटाफिजिक्स का मतलब है फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो उनका थिंकिंग ऑफ थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, कि किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन से सोचना चाहिए, ये चीज़ उनकी इम्प्रूव हो जाती है। सो हाउ टू थिंक ऑल्सो इम्प्रूव्स इन देम। फिर जो उनकी जो थिंकिंग है वो मल्टी डायमेंशनल भी हो जाती है। ये नहीं कि वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच पाएँ। अगर 3-4 एस्पेक्ट्स भी हैं तो उनको एक साथ वो सोच सकते हैं। और अब जो है उनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि चीज़ें रिलेटिव हैं। हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, कि या तो सही है या गलत है, कि भाई सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई हो सकता है कि आपका भला करना चाहता हो, लेकिन भला करते करते गलती से उससे कोई नुकसान भी हो जाए। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि जिसने आपका नुकसान किया है वो आपका दुश्मन ही हो, वो दोस्त भी हो सकता है, उससे गलती भी हो सकती है। वो आपका अच्छी नीयत से भी करना चाहता होगा, और फिर भी हो सकता है उससे गलती से बुरा हो जाए, जो कि पहले उनको समझ में नहीं आता। पहले उनकी जो है
बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। अगर गलत हुआ, मेरा नुकसान हुआ, तो इसका मतलब इसने मैं गलत किया है। तो अब वो चीज़ों को जो है रिलेटिव देखने लग जाते हैं, भाई सिचुएशन क्या है, आदमी कौन है, रीज़न क्या है, इरादा क्या था, इस टाइप की बातें उनको समझ में आ जाती है। उसके बेसिस पे वो सही और गलत को डिसाइड करने लग जाते हैं। देन ईगो सेंट्रिज्म भी जो है इस एज में, एडोलेसेंट में दोबारा से लौट के आता है। ये डिफरेंट टाइप का ईगो सेंट्रिज्म होता है। जो पहले 2 years ऑनवर्ड जो ईगो सेंट्रिज्म होता है, उनको सिर्फ अपने अलावा जो है किसी की बात का कोई मतलब ही नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और सब वैसे ही सोचते होंगे, ऐसा 2 years की एज पे लगभग बच्चा सोचता है, उसको ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। लेकिन जो एडोलेसेंस में जो ईगो सेंट्रिज्म होती है वो फ़र्क होती है। इसमें जो है उनका एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो ये मान चल रहे होते हैं कि वो एक यूनिक इंसान है, एकदम अलग टाइप के हैं और स्पेशल हैं, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लग रहा होता है। कुछ ना कुछ हर एक को, अपने टीनेजर को अपने अंदर स्पेशलिटी लग रही होती है। और इसके साथ में जो है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही होती हैं, तो इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से उनका थिंकिंग भी इम्प्रूव हो रहा है, तो ये और ज़्यादा जो है गहरी हो जाती है, वो अपने लॉजिक उनके होने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत स्पेशल और यूनिक हैं। फिर इसके साथ में एक चीज़ और भी आ जाती है उनमें कि इमेजिनरी, उनको ये लगता है कि लोग जो है सिर्फ उनको जो है देख रहे हैं, इमेजिनरी ऑडियंस है, देख नहीं रहा है कोई, उनको ये लगता है वो जहाँ भी जाते हैं सब उनको गौर से देखते हैं, और न सिर्फ देखते हैं, अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या ख़राब लगी तो कमेंट भी करेगा, स्पेशली लुक्स के बारे में या पर्सनैलिटी के बारे में। तो बहुत कॉन्शियस होते हैं वो इस टाइम में कि उनको कैसा दिखना है, कैसा बिहेव करना है। तो वो ये चाहते हैं कि लोग उनको इस नज़र से देखें कि वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इस टाइप का ईगो सेंट्रिज्म में आता है कि पूरी दुनिया जैसे कि उनके चारों ओर चल रही है, होता नहीं है, उनको लग रहा होता है। तो इसी में जो है अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एनवायरनमेंट है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण। तो वातावरण से जो है कुछ स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक मिलेगा, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है उसमें से किसी में भी हो सकता है। आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो कोई भी जो एनवायरनमेंट से हमको स्टिमुलस मिलेगा वो किसी न किसी सेंसरी ऑर्गन में जाएगा। तो हर सेंसरी ऑर्गन में एक सेंसरी रजिस्टर होगा जो स्टिमुलस को रजिस्टर करेगा। वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद में वो हमारी वर्किंग मेमोरी में जाएगा। वर्किंग मेमोरी में जाने के बाद में दो चीज़ें होंगी एक साथ, कि वर्किंग मेमोरी से कुछ चीज़ हो सकता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो रही हो, और दूसरा जो चीज़ इंफॉर्मेशन पहुंची है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है तो वो वर्किंग मेमोरी में आके मैचिंग हो रही होती है। जैसे मान लो अगर आपको पहले किसी आदमी ने हेल्प करी है तो उसको देखते ही जो है आंखों ने देखा, वर्किंग मेमोरी में आया उसका चेहरा, आपने उसको पहचाना, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी आपके ये था कि इसने मेरी हेल्प करी तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आपको ये लगा कि हाँ ये हेल्पर है मेरा, तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो इस तरीके से जो है जो हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और ये रिस्पॉन्स को जो है क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो हमारे ब्रेन में होता है। हमारा ब्रेन जो है उसमें एक प्रीफ्रंटल लोब होता है, वो जो है डिसीजन ले रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, आवर कल्चर, आवर एथिकल वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, ट्रेनिंग, दुनिया भर की चीज़ें। एक तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है हमारे रिस्पॉन्सेस को। दूसरा जो है जो एक्सपेक्टेंसीज हैं, एक्सपेक्टेंसीज का मतलब हो गया जो हमसे उम्मीद की जा रही है। जैसे आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप बड़े भाई या बड़े बहन हो, इसलिए जो है आपको छोटे की हेल्प करनी चाहिए। तो आपको अगर खुद भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी
तो भी आप उसको सह के उसकी हेल्प करें, रिस्पॉन्स आपका कैसा होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप बड़े हो तो अपने से छोटों की हेल्प करोगे। इस तरह से जो है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। और इसमें जो है एक खास चीज़ है, स्टोर मॉडल है। इसमें मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है एनवायरनमेंट से, स्टिमुलस आ रहा है, वो जिस जिस यूनिट से पास हो रहा है, जैसे सेंसरी रजिस्टर से पास हुआ, वर्किंग मेमोरी से पास होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से पास होता है, तो इन तीनों में जहाँ जहाँ से भी जिस भी यूनिट से पास हो रहा है वहाँ पे वो स्टोर भी हो सकता है। ड्यूरेशन अलग अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। जैसे सेंसरी मेमोरी जो है मैक्सिमम 5 सेकंड तक माना जाता है, 0.5 सेकंड टू 5 सेकंड मैक्सिमम। वर्किंग मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक पार्ट है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैक्सिमम 30 सेकंड्स माना जाता है, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। तो जहाँ से पर भी स्टिमुलस जाएगा वहाँ पे वो स्टोर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। हर चीज़ हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की ज़रूरत नहीं होती, हो सकता है कि वो केवल वर्किंग मेमोरी के बाद में ख़त्म। सो डिपेंड करता है। सो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, व्हेन वी आर डेवलपिंग इन एडोलेसेंट एज। नाउ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है उसमें क्या हो रहा है, जो हम इंफॉर्मेशन जो भी परसीव कर रहे हैं, जो भी हमारा जो है ब्रेन तक पहुंच रही है इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, उसकी हम एनकोडिंग करते हैं याद रखने के लिए। फिर जो है जो इंफॉर्मेशन जो है हमको मिली है जो एनवायरनमेंट से, उसको हम कहीं स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद में जब जरूरत पड़ती है उसको रिट्रीव भी करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो परसीव करना मतलब कोई अर्थ लगाना है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है यानी स्टिमुलस मिला उसका कोई अर्थ निकालना, उसको स्टोर करना, और जब जरूरत पड़े तो उसको रिट्रीव यानी निकालना। ये भी एक थिंकिंग का प्रारूप है। दिस इज ऑल्सो थिंकिंग। और थिंकिंग ये भी है कि जो भी हमारी मेमोरी में कॉन्स्टेंट्स पड़ रहे हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। भाई चीज़ों को याद रखने के लिए आप कुछ तरकीब बनाते हैं ना। अगर कोई नंबर याद करना है जैसे, तो हो सकता है कि वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हो, तो आप इजीली याद कर लोगे उसको। तो ऐसे हम डिफरेंट चीज़ों को याद करने के लिए अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि मेमोरी तो अनलिमिटेड नहीं है। तो ये भी पार्ट ऑफ थिंकिंग है, दैट how we respond to the constraints or limitations on memory process. This is also thinking. अब जो 4 जो है मैकेनिज्म होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, एक तो एनकोडिंग, जो भी चीज़ें हर एक को जो है हम एनकोड करते हैं अलग अलग तरीके से। जरूरी नहीं कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, कई बार अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिविंग बींग्स के नाम बताओ, तो आप बताने लग जाएंगे लिविंग बींग्स के नाम, जीवित व्यक्ति चीज़ों के। तो आप ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक एनकोडिंग कर रखी है आपने ऑलरेडी कि जीवित मतलब क्या और जीवित नहीं है वो क्या, लिविंग व्हाट इज लिविंग बीइंग, व्हाट इज नॉन लिविंग बीइंग, ये आपने ऑलरेडी एनकोडिंग कर रखी है। देन स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्शन, जो मैंने बताया कि हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको याद रखने के लिए, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। और 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो नई होगी या पहले से हमने कभी डील किया होगा। अगर वो सेम प्रॉब्लम बहुत बार आई है तो वो ऑटोमेशन हो जाता है, फिर आप हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप साइकिल जब शुरू में चलाना सीखा होगा तो आप कितना ध्यान देते होंगे पैडल पे, हैंडल पे, सामने भी देखना है, ब्रेक भी लगानी है, आसपास कौन जा रहा है। लेकिन जब आप उसमें एक्सपर्ट आ जाते हैं चला चला के, तो अब आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको अब याद रखने। दूसरा है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब सेम टाइप की चीज़ है। जैसे अगर आपको मधुमक्खी ने काटा, हनी बी, इफ़ यू आर स्टंग बाय हनी बी, तो आपको जो मधुमक्खी की जो आवाज़ है उससे मिलती जुलती आवाज़ भी कोई आएगी तो भी आप अलर्ट हो जाएंगे। जैसे बरैया है, ततैया है, इवन भंवरा भी अगर आएगा उसकी आवाज़ भी मिलती जुलती होती है मधुमक्खी से। सो वो जनरलाइज हम कर देते हैं मिलती जुलती चीज़ों पे। ये भी होता है कि भाई इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। जैसे
कोई भी बड़ा मिले तो उसको नमस्ते कहना है, ये जनरलाइज हो गया। वो कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं है, वो किस फैमिली का है मतलब नहीं है, वो कहाँ रहता है मतलब नहीं, बड़ा है तो उसकी इज्जत करनी है, ये जनरलाइजेशन हो गया। और ऑटोमेटिकली आपका जो है हाथ जोड़ के आप नमस्ते कर देंगे। तो जो पहले की जो है, जब कोई भी चीज़ हमने जो डील की हुई है, वो पहले की नॉलेज जो है उसको हम कंबाइन करते हैं, जो भी नई नॉलेज आई है, और फिर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का तरीका है, पहले की नॉलेज प्लस न्यू इंफॉर्मेशन को मिलाया, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई। ऑटोमेशन या जनरलाइजेशन डिपेंड करता है कैसे। देन जो हमारा डेवलपमेंट है वो उसमें हमेशा सेल्फ मॉडिफिकेशन होता रहता है। सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले की कोई प्रॉब्लम है और नई प्रॉब्लम आई, उससे मिक्स किया और हमने डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि जो हमारी हर बार जो है स्ट्रेटजी और इम्प्रूव होती जा रही और इम्प्रूव होती जा रही, जितना हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करते जा रहे हैं, या इवन सेम टाइप की अगर हम बार बार करते जा रहे हैं तो भी इम्प्रूवमेंट आता जाता है। सो ये जो है सेल्फ मॉडिफिकेशन भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल है। ये नहीं कि अगर कोई एक स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई तो बस हम हमेशा वैसे ही करते रहेंगे। हाँ करेंगे, अधिकतर करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई और जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। तो ये चीज़ एक बार इसमें इस एज में ध्यान रखना होता है कि अगर हमें बच्चे की जो है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट करनी है तो इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि हम उसको इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जो हम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हमने सिर्फ उसको जो प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, रेलेवेंट टू प्रॉब्लम ओनली, तो वो अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। लेकिन मान लो हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जो फालतू की है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ वी गिव टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन द चाइल्ड माइट गेट कन्फ्यूज, बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है, वो प्रॉब्लम आता भी होगा सॉल्व करने तो नहीं कर पाएगा। सो इसलिए हम प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डिस्पाइट हैविंग गुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कुछ रीजंस हम पढ़ते हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो स्कूल में क्यों ढंग से जो है ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी कि अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी सब कुछ नॉर्मल है बच्चे का, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा, उतना नहीं अचीव कर पा रहा अपना लेवल जो उसको करना चाहिए, जो उससे उम्मीद की जाती है, जो उसका एक्चुअल लेवल है। तो सबसे पहला तो ये है कि लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो। फिर ये भी पॉसिबल है कि घर पे या दोस्तों के साथ में उसके प्रॉब्लम हो, उसको जो है कुछ भी हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, या पढ़ने लिखने का उसका तरीका सही नहीं है, हैबिट्स उसकी ठीक नहीं है पढ़ने लिखने की। अगर रिवाइज नहीं करेगा बच्चा घर जाके जो आज पढ़ाया गया है तो याद कैसे होगा, उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर नोट्स नहीं बनाएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेगा कैसे। सो इस टाइप की जो है अगर सही वर्क हैबिट्स या नहीं है या ख़राब वर्क हैबिट्स हैं तो भी जो है वो परफॉर्म उतना नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, भावनात्मक समस्याएं हो, उसके व्यवहार में कोई समस्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, कई तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चा परफॉर्म ना कर रहा हो, क्योंकि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना अलग चीज़ है, लर्निंग डिसेबिलिटी होना एक अलग चीज़ है। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आँख में अगर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी मोड़ी तो चश्मा लगा के आपको परफेक्टली दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल देख पाओगे, जैसे सब देखते हैं आप भी देख लोगे। इसी तरह जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें आईक्यू का कोई लेना देना नहीं कि आईक्यू कम होगी, इंटेलिजेंट बच्चा कम है इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। बस उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, स्पेशली आईज और ईयर, वो जो है ब्रेन को करेक्ट सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको
करेक्ट तरीके से ब्रेन उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, बस इतना ही है। तो वो अगर जो है थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू स्पेशल एजुकेशन अगर ठीक कर दिया तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर लेगा। फिर अगला रीज़न क्या है, ADHD, इसको फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम होती है बच्चे में, ये मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, उसमें आप डिटेल में दे सकते हैं। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, वो जो है सीरीज ऑफ चीज़ पे जो है सीक्वेंशियली फोकस नहीं कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो थ्रू नहीं कर पाता है, हमेशा बेचैन सा रहेगा, उछलता कूदता इधर उधर से रहेगा, बिना पूछे जवाब देने लग जाएगा, इस टाइप की वो करेगा। तो उसका फोकस अटेंशन ही जब नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? आप कोई भी चीज़ जो है जब अटेंशन देंगे तभी तो सीखेंगे। तो इनकी बेसिक प्रॉब्लम ही वही होती है, अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं किसी चीज़ को, इसलिए जो है उतना परफॉर्म इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अटेंशन नहीं दे पाने की वजह से नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर एक रीज़न मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। IQ जो है अगर 70 ±5 की रेंज में है या उससे नीचे है तो हम ये कहते हैं कि वो मेंटल रिटार्डेशन है। माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मेंटल रिटार्डेड बच्चा है कोई तो भी जो है वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा, उसको तो स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है। फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उत्कंठा है, अवसाद है, इसकी वजह से भी बच्चा अंडर परफॉर्म करेगा। इंटेलिजेंट है लेकिन अब ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है ये दूर होंगी तो तभी तो कर पाएगा। जैसे किसी के पैर में चोट लग गई है तो वो चोट ठीक होगी तब वो भाग लेगा बच्चा, चोट नहीं ठीक होगी तो कैसे भागेगा। सो इसी तरह से एंग्जाइटी डिप्रेशन अगर है तो वो ठीक हो जाएगा तो बच्चा नॉर्मल परफॉर्म करेगा। तो वो आइडेंटिफाई करके इलाज कराने की ज़रूरत है खाली। फिर हम यूनिट 3 पे आते हैं, विच इज़ आइडेंटिटी, मतलब पहचान, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब अपने बारे में क्या सोचता है जनरली, और सेल्फ एस्टीम कि उसकी अपनी क्षमताओं के बारे में क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आगे हम पढ़ेंगे। पीयर ग्रुप यानी कि उसके दोस्त हो गए। नाउ इस एज में जो हम एज ग्रुप पढ़ रहे हैं, एडोलेसेंट एज, इसमें जो आइडेंटिटी को जो एस्टेब्लिश करना जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है इस एज का, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको अपने जीवन में कोई आइडेंटिटी बनानी होती है कि मुझे क्या जॉब करना है, क्या प्रोफेशन करना है, अपनी आगे की लाइफ कैसे जीनी है, लोग मुझे किस तरह से पहचाने, मैं क्या बनूंगा, ये सब उसके दिमाग में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो और गहराती जाती हैं ये बातें। तो आइडेंटिटी जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है तब तक जो है एक क्राइसिस रहता है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इस एज का, अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो ये इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो उसका पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, और जो ऑनगोइंग यानी कि वर्तमान के जो पर्सनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे प्यूबर्टी से पहले उसको सब बच्चा मानते थे, प्यूबर्टी के बाद जो है कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, और उसे भी लग रहा होता है बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी थॉट प्रोसेस जो है, सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, सोसाइटी भी उससे जो है अलग एक्सपेक्टेशन कर रही है। तो इन सब का जो है एक कोहेरेंट होल, यानी कि एक आपस में तादात्म्य सामंजस्य होना चाहिए। तो अगर उसको इन सब चीज़ों में आपस में सामंजस्य नहीं लगेगा, एक कोहेरेंट होल के रूप में दिखेगा, हाँ ये मेरी फिजिकल कैपेसिटी है, ये मेरी मेंटल कैपेसिटी है, ये मुझे बनना है, और सोसाइटी की उसी हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन भी है, तो ये आइडेंटिटी उसकी एस्टैब्लिश हो गई। और अगर वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्राइसिस में रहेगा। तो आइडेंटिटी किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ ऑक्यूपेशन में नहीं होती है, वो फिजिकली भी होती है, यानी कि मैं जैसे कि कितना शारीरिक रूप से कैसा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, वीक हूँ, देखने में अच्छा हूँ, एवरेज हूँ, ख़राब हूँ, ये भी उसकी। सेक्सुअल आइडेंटिटी भी कई बार जो है मेल और फीमेल है, उसको बच्चे को ये भी डाउट रहता है इवन आफ्टर प्यूबर्टी। कई मेल होते हैं वो एज ए गर्ल बिहेव कर रहे होते हैं, कई गर्ल्स होती हैं वो एज ए बॉय बिहेव कर रही होती हैं इवन आफ्टर प्यूबर्टी। तो वो सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है क्राइसिस होती है।
ऑक्यूपेशनल गोल मैंने आपको बता ही दिया, प्रोफेशन तो कोई ना कोई चुनना पड़ता है, खासतौर से लड़कों को। रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं हर एक के, डिपेंडिंग अपॉन कैसी फैमिली में वो है उसके हिसाब से रिलीजियस बिलीफ भी होंगे। एथनिक बैकग्राउंड भी होगा, एथनिक मतलब वो किस एरिया का, जैसे हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय एथनिसिटी के हिसाब से रहेंगे, जो और किसी देश का होगा वो उसके हिसाब से अपने जो है बिलीफ सिस्टम बनाएगा। तो एरिक एरिक्सन जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो पहले जो है बड़े ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में कहा था। कुछ बहुत लोगों ने कहा है ये, लेकिन ये पहले बड़े मेजर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया कि हाँ आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ होता है। तो अब इस एज में जो एडोलेसेंट एज है इसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिए। सेक्स ड्राइव भी इंक्रीज हो रही होती है, वो भी बताया मैंने आपको। मेंटल एबिलिटीज़ भी एक्सपैंड हो रही हैं, ये भी मैंने आपको बताया, सोचने का कैसे कैसे तरीका चेंज हो रहा होता है। और जो सोशल डिमांड्स है वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही होती हैं। एक तरफ तो उनसे कहा जा रहा होता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, ये अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया, और दूसरा वो कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाए तो कहेंगे अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम ये करने लग जाओ। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं बड़ा हूँ कि नहीं बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे सोसाइटी की जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स हो रही होती हैं, तो अब अपना उसका रोल समझने के लिए कि एक्चुअली उसे क्या करना, उसे कई तरह के रोल निभाने पड़ते हैं, तब जाके उसको जो है क्लैरिटी आती है कि हाँ मुझे करना क्या चाहिए। जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करेगा तब समझ में आएगा अच्छा ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या इतना एक्सेप्टेबल है, इतना नहीं है, जो भी है। तो उसको जो है काफ़ी एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है, तब फिर जो है उसको एक सेटल हो पाता है, उसको समझ में आ पाता है कि हाँ ये मेरा रोल है, ये मेरी आइडेंटिटी, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, इतना करना है। फिर इस आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट में जो रोल मॉडल्स का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। रोल मॉडल का मतलब हुआ कि वो किसके जैसा बनना चाहता है। तो नॉर्मली इस एज में जो है सेम सेक्स के रोल मॉडल होते हैं। जैसे लड़का है उसका कोई रोल मॉडल जो है मेल ही होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई से साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स स्टार भी हो सकता है, वो कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रोल मॉडल्स वो कैसा चुनेगा उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो उसने अपने किसी बड़े भाई या बहन को रोल मॉडल माना जो कि बहुत पढ़ने में अच्छा है, मेहनत करता है, ईमानदार है, सबकी हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली वो वैसा बनने की कोशिश करेगा और वैसे काम करने लग जाएगा जैसा उसका रोल मॉडल है। लेकिन अगर उसका रोल मॉडल मान लो कोई गलत आदमी बन गया, जैसे कोई क्रिमिनल उसका रोल मॉडल बन गया, तो बच्चा जो है गलत रास्ते पे जा सकता है। इसलिए रोल मॉडल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस एज में। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि जो उसकी चाइल्डहुड का जो भी उसके जो बिलीफ्स थे, जो भी उसकी आइडेंटिटी थी, उससे वो ब्रेक होना चाहता है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, ये उसको लगता है। तो अब वो बच्चा नहीं हूँ करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब करेगा। और इसमें जो है उसको चाइल्डहुड की इमेज से अलग होना होता है और एक नई पर्टिकुलर किसी एरिया में अपनी आइडेंटिटी को बनाना होता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी चीज़ जो करनी होती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, कि जो भी उसने एरिया चुना कि मुझे इस एरिया में अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो चाहे एकेडमिक्स हो यानी पढ़ाई हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गेम्स हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उसको कमिटमेंट देना पड़ेगा, 100% कमिटमेंट देगा, तब वो वहाँ पे बन पाएगा कुछ। तो ये 2 स्टेप हैं, चाइल्डहुड वाले बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके एक कोई एरिया चुनना है जिसमें वो आइडेंटिटी बनाना चाहता है, और दूसरा उस एरिया में फिर कमिटमेंट देना पड़ेगा उसको, करते ही रहना जब तक कि वो बन ना जाए। तो जो एडोलेसेंस में जो आइडेंटिटी जो बच्चा बनाता है उसका इफेक्ट जो है उसके एज जो एडल्ट जो एक्सपेक्टेशंस और गोल्स है उस पर भी पड़ता है। इसलिए आइडेंटिटी एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है इस एज ग्रुप में। और अगर आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई तो इसमें होता क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसको जो है सेमनेस सी नहीं लगती है कि जैसा वो पहले था वैसा ही अभी है और आगे भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। उसको समझ में नहीं आता पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। तो उसको एक कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है।
तो वो जो है इस टाइम में बहुत इंटेंसिवली एनालाइज कर रहा होता है कि अलग अलग तरीके से कि मैं अपने आप को समझूं कैसे कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस कहेंगे हम। अब आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड जो है जेम्स मार्शिया जो है एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने जो है 4 डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन की। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक जो है इंडिविजुअल चारों स्टेज में जाए, और या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज आए तो दूसरी ना आ पाए। कोई सी भी स्टेज किसी के साथ भी हो सकती है, कोई इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस भी नहीं है, सबसे पहली बात। तो इन्होंने जो जेम्स मार्शिया ने जो स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन, स्टेज प्रोग्रेशन थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट है, ये बेस्ड ऑन एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उस पे है। एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बनाई है। उसमें उन्होंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में हमको कैसे कैसे सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारी खुद की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग सी होती हैं। वो कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशंस है, सोसाइटी की अलग एक्सपेक्टेशन है, हमारी अलग है, तो उसमें जो है हमको बैलेंस बना के वो हर स्टेज में लाइफ में पार करनी होती है। जैसे इस स्टेज में जो है हमको आइडेंटिटी बनाना एक हमारी रिक्वायरमेंट है, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी इस दौरान ये होने लग जाती है कि आइडेंटिटी तो बनाएगा ही बनाएगा, और इसको जो है लगभग शादी की एज होने लग जाती है तब तक कि ये शादी भी करेगा या करेगी। तो अब शादी के लिए तो इंटीमेट रिलेशन किसी से बनाने पड़ेंगे। अब इंटीमेट रिलेशन बनाने के लिए वहाँ टाइम देगा तो फिर आइडेंटिटी कैसे बनेगी, और आइडेंटिटी के लिए टाइम देगा सारा तो फिर रिलेशनशिप कैसे बनेंगे। तो दोनों में जो है दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो है कि आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, वहाँ भी बैलेंस करना है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, सोसाइटी भी चाहती है आइडेंटिटी बनाए, वो भी बैलेंस करना है। तो हमको जो है लाइफ की हर स्टेज में कोई ना कोई सोसाइटल डिमांड और पर्सनल जो डिमांड है उसमें बैलेंस बनाना होता है। तो यहाँ पे जो है जो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी बनाने के जो 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में हो और ज़रूरी नहीं कि सभी ये चारों चीज़ें फेस करें। तो उसमें पहला है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर में क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड है, बच्चे को क्लैरिटी है दिमाग में कि वो उसे क्या करना है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी के फादर का ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो उसको जो है सोचने की ज़रूरत ही नहीं क्या बनना है, उसने पढ़ाई लिखाई ख़त्म करनी है, अपने बिजनेस में लग जाना है। या किसी को बचपन से ही जो है यूनिफॉर्म का बड़ा शौक़ है, तो उसने यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना ही जाना है, उसने पहले से सोच रखा है, तो कोई क्राइसिस ही नहीं है, उसे क्या बनना उसे पहले से ही पता है, तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। सो ये तो फोरक्लोजर हो गया। देन इज डिफ्यूजन। फर्स्ट वाली स्टेज में अच्छा ऑलरेडी जो है बच्चा कमिटेड है, जो भी उसका गोल है फोरक्लोजर में वो कमिटेड है। डिफ्यूजन में जो है अभी उसने कमिटमेंट नहीं किया है, किस फील्ड में वो क्या बनेगा अभी कमिटमेंट नहीं किया 100%, और क्राइसिस हो सकता है फेस कर रहा हो और हो सकता है ना भी कर रहा हो, पॉसिबिलिटी दोनों है। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो ऐसा भी हो सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसने जो है अभी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है या अपने को कमिटमेंट वाली चीज़ को ये नहीं छोड़ा कि मैं कहीं कमिटमेंट नहीं दूंगा, तो खाली जो है आई एम सॉरी उसने जो है डिफ्यूजन वाली स्टेट में जो है कमिटमेंट जो है नहीं दिया होता है और वो दे भी नहीं रहा होता है, क्योंकि उसको कोई क्लैरिटी होती नहीं कि जाना कहाँ है। डिफ्यूज़ का इंग्लिश वर्ड जो है इसका मतलब है फैल जाना, तो बिखरा हुआ होना। तो वो उसके जो है थॉट प्रोसेस बहुत बिखरे हुए होते हैं, तो जब बिखरे हुए तो कमिटमेंट देगा कैसे। तो इसलिए जो है वो कहीं कमिटमेंट उसने नहीं दिया होता है। हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है ना हो सकता है भी सोच ही ना रहा हो इस बारे में कि वो उसको कोई आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब होगा ना जब वो सोचेगा कि मुझे जो है क्या बनना है, तो इसलिए हो सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो या ना हो। थर्ड जो स्टेज बताई है जेम्स मार्शिया ने वो मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में जो है आइडेंटिटी क्राइसिस डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर रहा है,
जैसे डिफ्यूजन में उसको आइडेंटिटी क्राइसिस है या नहीं है, दोनों पॉसिबल है। फोरक्लोजर में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था। मॉरेटोरियम में उसको आइडेंटिटी क्राइसिस है। कमिटमेंट उसने यहाँ भी नहीं दिया है, डिफ्यूजन में भी कमिटमेंट नहीं था, फोरक्लोजर में कमिटमेंट था। तो मॉरेटोरियम में भी कमिटमेंट नहीं है डिफ्यूजन की तरह, लेकिन वो बहुत एक्टिवली जो है, बहुत जो है एक्टिव होके ढूंढ रहा है कि कहाँ उसको कमिटमेंट देना चाहिए, और वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। कमिटमेंट भले ही उसने नहीं दिया, लेकिन हाँ वो डायरेक्शन में जा रहा है कि उसको गोल चुन के अपना कमिटमेंट देना है। यानी कि इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही और शी गिव्स कमिटमेंट कि भाई मुझे यूनिफॉर्म फोर्स में तो जाना है, ये तो डिसाइड कर लिया है, अब मुझे आर्मी में जाना है कि नेवी में जाना है कि एयरफोर्स में जाना है कि आईपीएस बनना है, ये सोचना बाकी है। तो इसलिए उस डायरेक्शन में कमिटमेंट अभी नहीं दिया है, ऐसे एक्सप्लोर कर रहा है। फिर लास्ट है अचीवमेंट। तो अचीवमेंट तब बोला जाएगा कि जैसे उसने आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सपीरियंस करने के बाद में अपना कमिटमेंट दिया हो, जो भी फील्ड उसने चुनी है, और उसको हासिल किया हो, तो हम कहेंगे कि अचीवमेंट की स्टेज उसने अचीवमेंट कर लिया है। सो ये 4 स्टेजेस हैं जो आइडेंटिटी स्टेटस हैं ऑफ मार्सिया। तो सोशल डेवलपमेंट इस दौरान जो है एडोलेसेंस में क्या होता है, एक तो जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा होता है, और जो पीयर्स यानी दोस्तों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा होता है। अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए वो कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं, ऊट पटांग से ऊट पटांग, खतरनाक से खतरनाक, यू कैन नॉट इमेजिन, कुछ भी कर सकते हैं वो। और पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं मान रहे होते हैं, हर जो चीज़ पेरेंट्स कह रहे होते हैं उनको गलत नज़र आ रही होती, साथियों की बात मान रहे होते हैं। पेरेंट्स से जो है वो इसलिए जो है नहीं मान रहे थे कि उनको आइडेंटिटी बनानी होती है अपनी। तो उनको ये लग रहा होता कि जैसे हम बच्चे थे तो इनकी बात मानते थे, अगर अभी भी हम मानेंगे तो हम बच्चे ही रहेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी। तो अनकॉन्शियसली ये भी उनके दिमाग में चल रहा था, तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। फिर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेम सेक्स हीरो वर्शिप इज़ क्वाइट कॉमन। जो मेल है वो मेल ही उसके जो है कोई हीरो होगा, आइडियल रोल मॉडल। फीमेल है उसका फीमेल ही होगा कोई ना कोई। और इस एज में जो है एक दूसरों के लिए काम करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसकी हेल्प करना, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप उनको ऐसे काम देंगे तो बहुत मन से करते हैं इस एज के बच्चे। और मूड स्विंग्स पॉसिबल हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे होते हैं, तो हार्मोन्स की वजह से मूड स्विंग बिल्कुल पॉसिबल है। अभी एकदम से खुश हैं, फिर कभी अचानक रोने लग गए, या कभी एकदम से गुस्सा हो गए। ख़ास तौर से फीमेल्स के साथ में तो ये काफ़ी होता है। क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मूड स्विंग्स जो है फीमेल्स को पॉसिबल है। सबको हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन होते भी हैं। तो उसको जो है पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। सो फीमेल्स दे एक्सपीरियंस पीएमएस जस्ट बिफोर देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मूड स्विंग इस वजह से भी होते हैं। तो इनके जो है रीजनिंग स्किल्स जो है बहुत एडवांस हो रही होती है। वो मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल पे वो सोचने लग जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, इस टाइप की जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो है, और बहुत सारे जो है आइडियाज़ के बारे में एक साथ सोच सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ रख के सोच सकते हैं। और जो कई सोशल सिचुएशंस इन्होंने जो है देखी होती हैं, एक्सपीरियंस की होती हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इनको समझ में आने लग जाती है, इसलिए वो बदलाव आने लग जाते हैं। अब हम आते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में। ये जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि जो भी उसको अपने बारे में पता है उस सब का सम टोटल मिला के वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, वो जो है उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे उसके बिलीव्स हैं क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, कैसे उसकी जो है व्यक्तित्व कैसा है, फिजिकली वो कैसा दिखता है, क्षमताएं क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी जो है वैल्यूज़ क्या हैं, विचारधाराएं क्या हैं, फिर जो है उसके गोल्स क्या हैं, क्या रोल हैं उसके। और ये सब जो है उसके दिमाग में जो है अपने बारे में ये सब मिला के उसका एक सेल्फ स्कीमा बनता है, अपने बारे में एक विचार बनता है।
तो वो जो विचार उसके अपने बारे में टोटली बनता है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये 3 तरह का होता है। एक तो पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने बारे में ओवरऑल क्या सोच रहा है इन सब चीज़ों को मिला के। दूसरा होता है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसमें वो क्या सोच रहा है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है, वॉट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट हिम, दैट इज सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि उसके जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, वो सब उसके बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और तीसरा है सेल्फ आइडियल, कि मुझे क्या बनना चाहिए, वॉट आई वुड लाइक टू बी, दैट इज सेल्फ आइडियल। तो ये 3 तरह के जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने डिफरेंट डोमेन्स बताए थे, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, वैल्यूज़, गोल्स, ये हर डोमेन में जो है वो अपने आप को इवेल्युएट कर रहा होता है, हर डोमेन में अलग अलग भी। ओवरऑल जो करता है वो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अलग अलग हर डोमेन में भी वो कर रहा होता है। हो सकता है वो ऐसा सोचता हो कि उसके जो है गोल्स जो है अभी उसके कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये हो सकता है अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचता हो कि मैं बहुत फिजिकली स्ट्रांग हूँ, देखने में खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। ये भी हो सकता है, गोल्स नहीं है उसको पता है, लेकिन फिजिकली अपने बारे में बहुत हाई सोच रहा है। तो ऐसे हर डोमेन में वो अपने बारे में सोच रहा होता है, और ये सारे वो डोमेन्स होते हैं जो उसको इम्पॉर्टेंट लगते हैं सक्सेस के लिए। कि जैसे आइडेंटिटी बनाना, यानी कि गोल होना एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो उसको चाहिए सोसाइटी में, लाइफ में। फिजिकली भी इस एज में खासतौर से अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकली भी दिखना चाहते हैं बच्चे अच्छा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ जो है जो उसको इम्पोर्टेंट लग रही होती है, हर उस डोमेन में वो अपने को इवेल्युएट करता है कि वो कैसा है। तो ये जो उसका ओवरऑल इवेल्यूएशन होता है डोमेन वाइज, उसके हिसाब से वो सेल्फ एस्टीम उसकी बनती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव कि यस आई एम वेरी हैंडसम, वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो हो सकता है कि एकेडमिक्स में अपने बारे में सोचता हो कि नहीं मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। उल्टा भी पॉसिबल है कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा हूँ, ब्रिलियंट हूँ, लेकिन फिजिकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो जो सेल्फ एस्टीम जो है वो हमारी अपने बारे में इवैल्यूएशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि हम वो कर, और ये डिसाइड करता है कि हम वो चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लो है किसी भी डोमेन में, तो हम वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे चीज़। जैसे मान लो कोई पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और उसकी सेल्फ एस्टीम अपने बारे में फिजिकली ये है कि वो स्ट्रांग नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो सोच रहा है तो वो गलत ही सही सोच रहा है, गलत भी हो सकता है कई बार। लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम ये है कि नहीं मैं फिजिकली जो है स्ट्रांग नहीं हूँ, तो जाने की कोशिश ही नहीं करेगा फिजिकली डिमांडिंग जहाँ पे चीज़ें हैं। उल्टा भी सही है, अगर कोई फिजिकली अपने आप में बड़ी हाई एस्टीम है इसकी, तो स्पोर्ट्स वगैरह में जाने की पक्का कोशिश करेगा कि वहाँ पे उसको एक्सीलेंस मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो एकेडमिक्स में जाने की कोशिश नहीं करेगा अगर उसको एकेडमिक्स में सेल्फ एस्टीम लो है तो ये इम्पैक्ट इस तरह से डालती हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और एकेडमिक अचीवमेंट है ये आपस में रिलेटेड मानी जाती हैं। माना जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर हाई है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी हाई होगी, और सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी लो होगी। लेकिन ये कहना मुश्किल है ये कॉज है या इफेक्ट है, कि पहले क्या हुआ, कि पहले जो है एकेडमिक अचीवमेंट हुई उससे सेल्फ कॉन्सेप्ट बना, या पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट बना उससे एकेडमिक अचीवमेंट आई। तो इतना बस हम इतना गारंटी से कह सकते हैं कि हाँ अगर हम मेजर करेंगे तो जिसकी हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी हाई मिलेगी, और जिसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी लो मिलेगी। लेकिन ये दोनों तरह के व्यू हैं कि ये कॉज और इफेक्ट हैं या नहीं है। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट और एग्रेशन का भी एक रिलेशन माना गया है कि जिन लोगों की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो लो है, सेल्फ एस्टीम लो है, तो वो एग्रेसिव भी होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो दूसरे को इंसल्ट करके, दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे को हार्म करके वो मेंटली जो है अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है।
और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उससे जो है डिप्रेशन और इलीगल सब्सटेंसेस जैसे नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब जो है नॉर्मली जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है या डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है, कोई गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो जो एडोलेसेंट एज में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये एक डायनेमिक मतलब लगातार चेंज होने वाली चीज़ है, कॉम्प्लेक्स है, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है तो उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो उसके कई सारे इंडिकेशंस हैं। एक तो स्कूल में जो एकेडमिक्स है उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उसके दोस्त जो है वो कम होंगे, वो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचता होगा, दूसरों के बारे में भी जो है दूसरों के हमेशा उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इवन उसको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दोगे तो उस कॉम्प्लीमेंट को वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे उसको अगर कहोगे तुम जो है बहुत खूबसूरत दिख रहे हो तो उसको लगेगा कि ये मुझ पे टॉन्ट कर रहे हैं, उसको जो कॉम्प्लीमेंट भी जो है अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरों को चिढ़ाना, ऐसा वो करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा दिखाना, गुस्सा तो सभी को आता है कभी ना कभी, लेकिन इनको ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा होता है जिनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है लो होता है। बहुत ज़्यादा जेलस होना, सभी इंसान थोड़ा बहुत जेलस होते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जेलस होते हैं और हमेशा इनको देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे इनके साथ पता नहीं क्या बुरा कर दिया है किसी ने। नई चीज़ों को ये ट्राई नहीं करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो आप उस चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे। तो जिस डोमेन इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ओवरऑल ही जो है अगर लो है अपने बारे में तो फिर कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे, इनको लगेगा कि हम तो किसी चीज़ में अच्छे हैं ही नहीं। फिर जो है क्या कारण है कि सेल्फ एस्टीम जो है लो हो सकती है। एक तो हेरिडिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक भी होता है। अगर पेरेंट्स में हेरिडिटरी जो है सेल्फ एस्टीम लो है तो बच्चे में भी होगी। लिविंग कंडीशन का भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए कि गरीब बैकग्राउंड से है या ऐसी बैकग्राउंड से है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है तो भी उसकी जो है सेल्फ एस्टीम लो होगी। फिर प्रॉपर एजुकेशन अगर नहीं उसको मिली है तो भी सेल्फ एस्टीम लो होगी। बहुत पैसे वाले लोग भी हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है कि उनको ये लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे किसी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक आंख खराब है या पोलियो है, कुछ भी हो सकता है, बॉडी में कोई डिफेक्ट है तो उससे भी जो है उनको सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। सोसाइटी के इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सोसाइटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस अगर हैं, जैसे आमतौर पे लड़कियों के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़के करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अच्छे होते हैं, हमेशा रिस्ट्रिक्शंस ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जो अनरीजनेबल अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं उससे भी जो है सेल्फ एस्टीम लो होती है। अगर भविष्य के बारे में डर है, यू आर हैविंग ए फियर अबाउट फ्यूचर, पता नहीं क्या होगा, तो भी सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाएगी। या कोई बीमारी हो रखी है, कोई फिजिकली किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो भी जो है सेल्फ एस्टीम लो होगी। मान लो जैसे किसी को बच्चे को क्रॉनिक जो है अस्थमा है, लंबे समय से दमा की बीमारी है, तो भी जो है सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा उसका। अब हम यूनिट 4 पे आते हैं जिसमें चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है इसमें जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ऑटिज्म का। ऑटिज्म जो है एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो है जो सोशल स्किल्स हैं बच्चे के वो अच्छे नहीं होते हैं। सोसाइटी में कैसे जो है एडजस्ट करना है, कैसे जो है बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये जो है उसको सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, उसको सोशल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाता है। उसका ब्रेन का ऐसा ही डेवलपमेंट है कि उसको सोशल स्किल्स वाली बातें समझ में नहीं आती हैं। तो अब इससे क्या होगा कि उसके रिलेशन तो लोगों से अच्छे नहीं होंगे। तो पहले तो उसको एंगर आएगा, बच्चे को गुस्सा आएगा कि
लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, उसको अपनी बात नहीं समझ में आ रही कि उसका सोशल स्किल्स नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई उससे बात नहीं करना चाह रहा है। उसको बस ये समझ में आ रहा है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझसे कोई इंक्लूड नहीं करता, तो एंगर आएगा। फिर जब उसको समझाओगे कि तुम ऐसा ऐसा करते हो इसलिए होता है, तो डिनायल होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं, वही लोग ख़राब हैं। फिर लंबे समय तक जब ऐसा होता रहेगा फिर डिप्रेशन हो जाएगा कि कोई उससे अच्छी से बात ही नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लास्टली जो है फिर वो अडेप्ट करता है धीरे धीरे कि अपने आप को चेंज करके सोसाइटी के हिसाब से आता है। तो अब जो क्योंकि सोशल स्किल्स नहीं है बच्चे में कि सोशली अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग इज़ नॉट नोन टू द चाइल्ड, सामाजिक तौर से कैसा व्यवहार करना नहीं पता है, तो ये एडोलेसेंट एज में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि अब वो प्यूबर्टी को अटेन कर लेते हैं इस एज में, एडोलेसेंट एज में। तो अब सेक्सुअलिटी जो है एक एडिशनल चीज़ हो जाती है जो पहले चाइल्डहुड में नहीं होती है, सेक्सुअलिटी वाली बात, लेकिन एडोलेसेंट एज में आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो बढ़ जाती हैं। तो ये जो है बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, ये इवन पब्लिकली भी जो है बड़े ऑकवर्ड चीज़ें करने लग जाते हैं, जैसे अपने प्राइवेट पार्ट्स को वो टच करने लग जाए, इवन दूसरे के प्राइवेट पार्ट को भी टच कर सकते हैं, या मस्टरबेशन भी कर सकते हैं पब्लिकली, या कोई किसी को इनअप्रोप्रिएटली टच कर लें, या किसी से ऐसी बात करने लग जाएं जो बहुत ही पर्सनल हो, जैसे हम नॉर्मली किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं वैसी बातें करने लग जाएं, या ऐसे देखने लग जाएं लोगों को घूर के लगातार जैसा कि नहीं देखना चाहिए, या ऐसे टॉपिक पे बात करने लग जाएं जो बात जो है पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है पेरेंट्स को जिनके बच्चों में ऑटिज्म है और वो एडोलेसेंट हो जाते हैं। तो अब जो ऑटिज्म में जो है 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वो उसको जो है कितना ट्रेंड किया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व किया जा सकता है। पहली चीज़ तो है लेवल ऑफ इंटरेस्ट, कितना बच्चा जो है किस दूसरों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है या नहीं चाहता है। सो नॉर्मली जो अगर माइल्ड ऑटिज्म है तो उसमें तो बच्चा बात करना चाहता है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर है तो उसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट उसका नहीं होगा, तो मुश्किल ज़्यादा होती है उसको सिखाने में। फिर नेक्स्ट इज लेवल ऑफ अवॉइडेंस। लेवल ऑफ अवॉइडेंस मतलब वो कितना अवॉइड करना चाह रहा है। अब वो जो चाहता तो है, इंटरेस्ट तो है, लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन उसको हर एक कोई रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्ट कर देता है तो वो हो सकता है कि अकेले रहने लग जाए। वो अवॉइड नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो जाएगा, उसको मालूम है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर मॉडरेट और सीवियर टाइप का ऑटिज्म है तो हो सकता है जान के अवॉइड कर रहा हो, इसलिए चुप कि मैं जाना ही नहीं किसी के पास में। तो जितना अवॉइडेंस लेवल कम होगा उतना जो है बच्चे को ट्रेन करना पॉसिबल होता है। और तीसरा होता है लेवल ऑफ इंसाइट। लेवल ऑफ इंसाइट में जो है क्या है कि बच्चे को अपनी प्रॉब्लम के बारे में कितना समझ में आता है कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जितना उसको ज़्यादा समझ में आ रहा हो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे अपने में चेंजेस लाने हैं, उतना जो है ईजी होगा। तो जो लेवल ऑफ अवॉइडेंस जिससे पहला वाला पॉइंट था, उसमें जो है अगर बच्चा एंग्जाइटी की वजह से अवॉइड कर रहा है तो बहुत ईजी है उसको एंग्जाइटी को दूर करके उसको ट्रेन करना, क्योंकि एंग्जाइटी को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं है, अवॉइड ही करना चाहता है, तो थोड़ा मुश्किल होती है। नाउ इस एज में आके एडोलेसेंस में जो देयर आर सम चेंजेस इन द पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करते हैं कि एज ए मेल और फीमेल, और सीरियस रिलेशनशिप्स भी चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। देन they have the, now at this age they have the capacity to love others tenderly and capacity for sensual love। जो भावनात्मक रूप से जो प्यार होता है, जो जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट फीलिंग्स, वो भी इनमें डेवलप होने लग जाती हैं। और इनके लिए जो है सेल्फ एस्टीम और पर्सनल डिग्निटी, आत्मसम्मान, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चाहते हैं कि उनको वैसे ही रिस्पेक्ट किया जाए, वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि एडल्ट्स को किया जाता है। और क्योंकि ये काफ़ी पढ़ रहे होते हैं, एक्सपोज हो रहे होते हैं दुनिया को, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में इनको इंसाइट डेवलप होने लग जाती है।
अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर सकते हैं और उनको अचीव करने के लिए फॉलो थ्रू भी कर सकते हैं। और इस एज में आते आते उनको जो है सेल्फ रेगुलेशन सीख लेते हैं कि अपने आप पे कैसे कंट्रोल रखना है। चाहते हम कुछ भी हैं लेकिन हमको हमेशा वो नहीं कर सकते जो हमें पसंद है, क्योंकि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट उनको करना और कल्चरल ट्रेडिशंस है उनकी रिस्पेक्ट करना ये सीख जाते हैं कि भाई स्कूल में जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी वहाँ पे, या जो अपने रिलीजियस प्लेस में जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो सेल्फ रेगुलेशन और रिस्पेक्ट फॉर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑल्सो डेवलप्स। देन इस एज में इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अधिकतर में केसेस में वो काउंसलिंग से दूर हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट बता रहा था, उस एज में बहुत सारी गलत फीलिंग्स जो है आ सकती हैं बच्चे में अगर उसको सही बातें नहीं बताई गई हैं। तो अगर आपने उसको सही तरीके से ट्रेंड कर दिया है राइट टाइम पे राइट चीज़ें बता के, तो उसमें इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे इस एज में रिलेशनशिप बनना, ब्रेकअप होना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जो टीन एज में। तो अगर वो उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा कि भाई ये रिलेशनशिप होना, ब्रेकअप होना कोई ऐसा लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है, ये तो सबके साथ में होता रहता है, तुम्हारे साथ में हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, जस्ट टेक द लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स ऑल, एंड बी मोर वाइजर when you are choosing your partner the next time। तो इस तरह से जो है उनको गाइडेंस के थ्रू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को उनकी दूर किया जा सकता है। और इस एज में जो है हाई रिस्क बिहेवियर बच्चों का हो जाता है। एक तो वो लुक्स के प्रति जो है बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत सजग होते हैं अपने कैसा दिख रहे हैं, वो पतला दिखना चाहते हैं, खासतौर से लड़कियां। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्यूलीमिया नर्वोसा, और ख़ासतौर से 80% जो है केसेस में फीमेल्स होती हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर्स वाली होती हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमारी जो है ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि लड़कियों को पतला होना चाहिए। लड़कों में भी प्रॉब्लम हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्यूलीमिया की, लेकिन कम होती है। 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं। फिर इस एज में जो है एक्सपेरिमेंटिंग एज होती है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखना चाह रहा होता है एडोलेसेंट एज में। तो ये बहुत हाई रिस्क बिहेवियर रहता है कि वो जैसे ड्रग्स लेने लग जाए या अल्कोहल लेने लग जाए या स्मोकिंग करने लग जाए, कोई एडवेंचरस डेंजरस स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि जान का खतरा हो वो करने लग जाए, इवन अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करने लग जाए, जैसे सेक्सुअल डिजीजेस जो है इन्फेक्शियस वाली हो सकती हैं बच्चे को। तो ये हाई रिस्क बिहेवियर्स इस एज में देखने को मिलते हैं बच्चों में। और जो है इसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो मेनली किस लिए होते हैं, जो सोसाइटी के द्वारा जो नॉर्म्स सेट किए गए, सिस्टम सेट किए गए हैं, जो वर्तमान में प्रेजेंट नॉर्म्स और एग्जिस्टिंग नॉर्म्स जो सिस्टम्स हैं, वो उनको चैलेंज करना चाह रहा है अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एज एन एडल्ट, कि मैं एडल्ट हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। तो इसलिए वो जो नॉर्म्स हैं उनको डिफाई करके रिस्क ले रहे होते हैं, ये भी एक रीज़न है। पीयर ग्रुप प्रेशर भी होता है कई बार जैसे कोई बच्चा नहीं चाहता है सिगरेट पीना, लेकिन उसके ग्रुप के सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो उसमें अलग ना दिखे इसलिए वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देगा। सो पीयर ग्रुप का भी एक रोल होता है हाई रिस्क बिहेवियर में। तो ये जो है अपने हाई रिस्क बिहेवियर से अपने पेरेंट्स और पीयर्स को ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि अब ये बड़े हो गए हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।